नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 में अब बचे हैं सिर्फ 2 मुकाबले, यानी कि ये 2 मुकाबले तय कर देंगे कि आईपीएल 2023 का चैंपियन कौन बनने वाला है। अब रेस में है सिर्फ 3 टीमें। चेन्नई सुपर किंग्स तो पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कौन सी टीम होगी जो खेलेगी फाइनल मुकाबला, ये तय होगा शुक्रवार यानी कि 26 मई के दिन। क्वालीफायर 2 मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब आपको बता दें, क्वालीफायर 1 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर सीधे फाइनल की टिकट पा ली थी। वहीं अगर एलिमिनेटर मुकाबले की बात करें तो वहां पर मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर क्वालीफायर 2 में अपनी जगह बनाई थी। ऐसे में अब यह मुकाबला होगा दिलचस्प, जहां पर पता लग जाएगा कि फाइनल मुकाबला कौन सी टीम खेलने वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में कि आखिर पिच किसका साथ देगी, क्या गेंदबाजों की मदद करेगी, बल्लेबाजों की मदद करेगी, मैदान कैसा है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की आखिरकार क्या दोनों टीमों में बदलाव होने की गुंजाइश है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालेंगे। उसके बाद नजर डालेंगे वेदर रिपोर्ट पर कि आखिर मौसम कहीं खेल बिगाड़ तो नहीं देगा। अहमदाबाद में बारिश के क्या चांसेस हैं, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की आखिर जब जब मुंबई और गुजरात का सामना हुआ है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे इन दोनों टीमों के पिछले मुकाबलों की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के जो मजबूत पक्ष हैं वो क्या है और जो कमजोर पक्ष हैं वो क्या हैं। और पिच रिपोर्ट की अगर हम सबसे पहले बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। मैदान काफी ज्यादा बड़ा है। डिटेल में जानते हैं क्या है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को अनुकूल मानी जाती है। यहां चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम से बिल्कुल अलग माहौल मिलने वाला है आपको। तेज गेंदबाजों के लिए पेस और बाउंस यहां पर होगा। इसके अलावा आउटफील्ड भी यहां पर तेज रहती है। लाल मिट्टी की पिच पर अगर यह मुकाबला खेला गया तो वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलने का अनुमान रहेगा, लेकिन मैदान क्योंकि बड़ा है इस वजह से छक्के लगाना उतना भी आसान यहां पर होगा नहीं। टीम टॉस जीतकर यहां पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। पहली पारी का औसत स्कोर जो है वो 180 के आसपास यहां पर रहता है। तो ये तो बात हो गई पिच की, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि स्पिनर्स को यहां पर मदद मिलेगी अगर लाल मिट्टी की पिच पर मैच होता है। लेकिन यहां पर तेज गेंदबाजों की जो गेंद है वो बल्ले पर अच्छे से आएगी। अगर शुरुआत में अच्छे से आप खेलेंगे और पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे तो यहां पर अच्छे खासे रन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब गुजरात टाइटंस अगर इंजरीज की बात करें तो इंजरीज का कोई यहां पर खेमे में दिक्कत है नहीं। वहीं मुंबई इंडियंस जिस तरीके से पिछला मुकाबला जीती है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, तो वहां पर भी शायद टीम में बदलाव की गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन क्या एक आध चेंजेस देखने को मिल सकता है, उसके लिए चलिए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले गुजरात टाइटंस की बात करें तो शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा आपको ओपनिंग करते हुए ही नजर आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद विजय शंकर नंबर 4 पर, जिन्होंने अच्छी पारी खेली है पिछले कुछ समय में। उसके बाद डेविड मिलर, जिनकी फॉर्म एक चिंता का कारण है। उसके बाद राहुल तेवतिया आते हैं, राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद, मोहम्मद शमी और अलजारी जोसेफ। ये हो सकती है गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो रोहित शर्मा और ईशान किशन आपको ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे। नंबर 3 पर इस टीम में कैमरॉन ग्रीन आते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, निहाल वडेरा, क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, जेसन बेरेंड्रॉफ और आकाश मधवाल यहां पर अंत में आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये तो बात हुई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। अब अगर नजर डालें अहमदाबाद के मौसम पर तो फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश की यहां पर आशंका उतनी है नहीं, यानी कि पूरे 40 ओवर का मैच आपको देखने को मिल जाएगा। तापमान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रहने का अनुमान है, लेकिन ये रात का मुकाबला है तो उतनी ज्यादा गर्मी जितनी दिन के मुकाबलों में होती है उतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हवा जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अनुमान है। बड़ा स्टेडियम है और हवा भी यहाँ पर थोड़ी सी तेज महसूस होती है। तो ये तो बात हुई वेदर की कि बारिश की कोई आशंका नहीं है, फैंस के लिए ये राहत की खबर है। अब
अगर नजर डालें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं। यहां पर गुजरात टाइटंस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है। इस सीजन दोनों टीमों के बीच में 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक मुकाबला गुजरात ने जीता है और दूसरा मुकाबला मुंबई ने जीता है। वहीं अगर पिछले सीजन की बात करें तो एक ही मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की थी। तो ये तो बात हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब अगर नजर डालें दोनों टीमों के पिछले मुकाबलों पर, तो आपको याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस खेली थी क्वालिफायर 1 मुकाबला। वहां पर शायद टॉस का डिसीजन हार्दिक पांड्या से गलत हो गया था। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा था हम एक बेटर चेजिंग साइड हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छी बल्लेबाजी की और उस टारगेट को हार्दिक पांड्या की सेना चेज कर नहीं पाई। डेविड मिलर का बल्ला नहीं चला, हार्दिक पांड्या का बल्ला नहीं चला। शुभमन गिल के बल्ले से हालांकि कुछ रन्स देखने को जरूर मिले थे, लेकिन वो जीत के लिए काफी नहीं थे। यानी कि गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो मुकाबला हारकर क्वालिफायर 2 मुकाबला अब खेलने उतरेगी। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो पिछला मुकाबला बहुत ही शानदार रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 81 रनों की बड़ी जीत मुंबई इंडियंस ने दर्ज की एलिमिनेटर में और लखनऊ सुपर जायंट्स को बाहर कर दिया। अगर वहां पर बात करें तो कैमरॉन ग्रीन ने कुछ अच्छे खासे रन्स वहां पर बनाए थे। निहाल वडेरा ने आकर एक कैमियो खेला था लास्ट में, लेकिन गेंदबाजी में आकाश मधवाल ने क्या शानदार गेंदबाजी की थी। 3.3 ओवर में सिर्फ 5 रन देकर 5 विकेट आकाश मधवाल ने चटका लिए थे, जिससे यह चीज तय हो गई थी कि मुंबई इंडियंस का जो कमजोर पक्ष था, उनकी तेज गेंदबाजी, वो कहीं ना कहीं अब आकाश मधवाल के जो फॉर्म है या कहें कि परफॉर्मेंस से थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ले रही होगी मुंबई इंडियंस की टीम। अब नजर डालते हैं दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों के यहां पर कमजोरियां क्या हैं। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात टाइटंस की, तो मजबूत पक्ष सबसे बड़ा गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ही है। राशिद खान गेंदबाजी में तो कमाल करते ही हैं, अहमदाबाद में उनके रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिरकी में राशिद खान की कई सारे बल्लेबाज फंसते हुए नजर आते हैं और खास तौर पर अगर राशिद खान और मोहम्मद शमी का आप कॉम्बो देखेंगे तो मुंबई इंडियंस के आंकड़े इन दोनों गेंदबाजों के खिलाफ काफी ज्यादा बुरे नजर आते हैं। तो ऐसे में राशिद खान और मोहम्मद शमी की प्लेयर साबित हो सकते हैं इस मैच में गुजरात टाइटंस के लिए। इसके अलावा मजबूत पक्ष की हम लोग बात करें तो शुभमन गिल यहां पर ओपनिंग करते हुए तगड़े रन्स बना रहे हैं। 2 शतक बैक टू बैक उन्होंने लगाए थे। चेन्नई के खिलाफ भी एक अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन शुभमन गिल जिस तरीके की फॉर्म में है, मुंबई इंडियंस को उनसे बचने की जरूरत तो निश्चित तौर पर होगी ही होगी। और यहां पर अगर बात करें कमजोरियों की गुजरात टाइटंस की, तो कमजोरियों में सबसे पहला पक्ष आता है मिडल ऑर्डर की जो बल्लेबाजी है, वो कहीं ना कहीं तंग करती हुई नजर आ रही है गुजरात टाइटंस को। साफ तौर पर हमने देखा है कि पहले अभिनव मनोहर कभी खेलते हुए दिखाई दिए, कभी साई सुदर्शन खेलते हुए दिखाई दिए, कभी विजय शंकर खेलते हुए दिखाई दिए। और विजय शंकर ने कुछ रन जरूर बनाए हैं, लेकिन उतना ज्यादा भरोसा शायद गुजरात टाइटंस की टीम मिडल ऑर्डर में कर नहीं पाएगी। कप्तान हार्दिक पांड्या का बल्ला भी इनकंसिस्टेंट रहा है, कंसिस्टेंटली उन्होंने रन्स बनाए नहीं हैं। वहीं अगर बात करें इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर डेविड मिलर की, जिन्हें मिलर द किलर कहा जाता है, उनका बल्ला खामोश है। मिलर ने लगातार कुछ मैचेस में पिछले निराश ही किया है। तो यहां पर गुजरात टाइटंस के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि आखिर मिडल ऑर्डर से कब रन निकलेंगे। जितनी उम्मीद राहुल तेवतिया के बल्ले से भी की जाती है, उस हिसाब से भी उन्होंने अंत में आकर फिनिश नहीं किया जितना पिछले साल उनके बल्ले से दमखम दिखाई दे रहा था। तो ये तो बात हुई गुजरात टाइटंस के मजबूत पक्ष और कमजोरियों की। अब अगर नजर डालें मुंबई इंडियंस की टीम पर, तो मुंबई इंडियंस के खेमे में मजबूत पक्ष की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मजबूत पक्ष यहां पर पिछले 2 मैचेस से तो आकाश मधवाल ही नजर आ रहे हैं। और आप सब भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि आकाश मधवाल की गेंदबाजी अगर चल गई तो गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज यहां पर परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। हैदराबाद के खिलाफ आकाश मधवाल ने 4 विकेट लिए थे। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में आकाश मधवाल ने 5 विकेट लिए थे। तो साफ तौर पर कॉन्फिडेंस हाई है उनका, और अगर उनकी गेंद हल्की सी भी स्विंग होती हुई नजर आई या फिर गुजरात टाइटंस के शुरुआत में अगर बल्लेबाज परेशान होते हुए नजर आए, तो वो गुजरात टाइटंस को कम स्कोर पर रोकने में कामयाब हो सकते हैं। जो दूसरा बड़ा मजबूत पक्ष है यहां पर मुंबई इंडियंस का, वो है कैमरॉन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव।
वहां पर अगर आप देखेंगे तो कैमरॉन ग्रीन ने भी एक शतक लगा दिया है, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वो शतक आया था। सूर्य कुमार यादव ने भी इस आईपीएल में एक शतक जड़ दिया है। अब सूर्य कुमार यादव और कैमरॉन ग्रीन के बीच में जो पार्टनरशिप देखने को मिली थी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, वो भी काफी राहत की सांस देने वाली थी मुंबई इंडियंस के खेमे के लिए। जिस तरीके से दोनों ही रन बना रहे हैं तो ये एक मजबूत पक्ष आप मान सकते हैं मुंबई इंडियंस का। इसके अलावा पीयूष चावला की जो गेंदबाजी है वो भी कंसिस्टेंट रही है, हर मैच में लगभग वो विकेट्स चटका रहे हैं। एक दो विकेट्स उनकी गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस को जरूर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मजबूत पक्ष में यही है कि यहाँ पर आकाश मधवाल, सूर्य कुमार यादव, कैमरॉन ग्रीन और पीयूष चावला, ये कुछ मजबूत प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस के लिए जिन्होंने लगातार आईपीएल में परफॉर्म किया है। अब अगर बात करें मुंबई इंडियंस की कमजोरी के बारे में, तो यहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है रोहित शर्मा की फॉर्म, ईशान किशन की फॉर्म। ईशान किशन के बल्ले से कुछ रन तो जरूर निकले हैं, लेकिन रोहित शर्मा का क्या? इस सीजन सिर्फ 2 अर्धशतक रोहित शर्मा के बल्ले से आए हैं, लेकिन प्लेऑफ्स में उनकी फॉर्म जो है वो बड़ी चिंता का कारण बन के उभरी है। प्लेऑफ में 10 से भी कम का एवरेज रहता है रोहित शर्मा का। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉकआउट मैचेस में रोहित शर्मा जिस तरीके से फ्लॉप होते हैं, वहां पर मुंबई इंडियंस फंसती हुई नजर आती है। साफ मतलब है, ओपनिंग में अगर मुंबई इंडियंस रन नहीं बनाएगी तो फिर सारा जो दबाव है वो मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर पर चला जाता है। इसके अलावा अगर कमजोर पक्ष की बात करें यहाँ पर, तो टिम डेविड भी वो शख्स हैं जिन्होंने उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। राजस्थान के खिलाफ एक मुकाबला उन्होंने जिताया था जो हमें याद है, लेकिन वो भी जेसन होल्डर की फुल टॉस गेंदें आ गई थी जिसकी वजह से वहां पर 3 छक्के लग गए थे। टिम डेविड जिस तरीके से उनको लिया गया था टीम में फिनिशर के रोल में, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म टिम डेविड कर नहीं पाए हैं। और जो दूसरा स्पिनर है मुंबई इंडियंस के लिए, पीयूष चावला का साथ देने के लिए मुंबई इंडियंस के खेमे में कोई ऐसा गेंदबाज अभी तक सेट हो नहीं पाया है जिस पर आप भरोसा जता सके। तो ये हुई बात मुंबई इंडियंस के मजबूत पक्ष और कमजोरियों की। तो सबसे पहले हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, उसके बाद हम लोगों ने बात की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है दोनों टीमों की, वेदर के बारे में आपको बताया, उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिछले मुकाबले, और अंत में हमने आपको बताई दोनों टीमों की मजबूत चीजें क्या है और कमजोरियां क्या हैं। ये सब जानने के बाद, एनालिटिक्स करने के बाद, आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहां पर जीत दर्ज करने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी, और किस टीम का सफर आईपीएल 2023 में यहीं पर खत्म हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग न्यूज नेशन पर अब भी जारी है, इसलिए अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।